हेलो एवरीवन, वेलकम। तो पिछली क्लास में हम लोग सीख कर आए थे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमने कंटिन्यू करना था इनपुट टैक्स क्रेडिट का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग वही सीखेंगे इस क्लास में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। अब नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं रेट ऑफ टैक्स क्या है, वो है 12%। मतलब कि 12% पूरा वाला रेट है, इस पर ही जीएसटी चार्ज होना है। हम लोग अभी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट के बीच में नहीं घुसेंगे, हम लोग समझने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा मैकेनिज्म ढंग से। तो हमें अच्छे से पता है, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, टोटल क्या होता है, टोटल जो रेट दिया होता है वही तो जाता होता है। सिर्फ इंट्रास्टेट में क्या होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे, हमें मैकेनिज्म समझना है बिल्कुल ढंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ने परचेज करे गुड्स, तो एक्स परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख। तो एक्स ने क्या किया, 1 लाख के गुड्स खरीदे। अब 1 लाख के गुड्स खरीदे, हमें बताया एक्स परचेजर है तो इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, जीएसटी पेड बाय एक्स, जो कि क्या है, इनपुट टैक्स है उसके लिए, क्योंकि उसी ने तो वो पे किया है। आगे चल के क्या है, वो इसको सेट ऑफ कर लेगा अपनी नेट लायबिलिटी निकालते वक्त। तो इसके लिए क्या है, इनपुट टैक्स फॉर एक्स। तो अमाउंट क्या होगी, अमाउंट होगी 12% ऑफ 1 लाख। सीधी सी कैलकुलेशन, कुछ डिफिकल्ट तो है ही नहीं। 1 लाख के गुड्स खरीदे, 1 लाख पे 12% उसको जीएसटी पे करना है। तो 12% ऑफ 1 लाख ₹12,000 उसने पे कर दिया है जीएसटी, जिसको वो क्या बोलेगा, उसके लिए वो है इनपुट टैक्स। आगे चल के वो इसको सेट ऑफ कर सकता है। अब ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान थी, अब आगे का जो पोर्शन है वो ध्यान से सुनना है। इसके बाद क्या हुआ, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1,60,000। अब अभी तक तो क्या था, एक्स ने परचेज किए थे, उसने इनपुट टैक्स पे कर दिया, कितना, 12,000। अब क्या हुआ, इस एक्स ने बेच भी दिए गुड्स, किसको, वाई को। कितने के बेचे, 1,60,000 के उसने ये गुड्स बेचे। तो अब ध्यान से देखना है, अब क्या होगा, अब ये एक्स क्या करेगा, ये जीएसटी रिसीव करेगा। तो जीएसटी रिसीव्ड बाय एक्स, और ये भी बता दूं, ये जीएसटी रिसीव बाय एक्स तो है, पर ये वाई के लिए क्या है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं जीएसटी पेड बाय वाई। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि एक ही ट्रांजैक्शन में एक बंदा परचेजर है, एक बंदा सेलर है। एक पर्सन के लिए वो इनपुट टैक्स होगा और दूसरे पर्सन के लिए वो आउटपुट टैक्स होगा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। यही वाली अमाउंट, इट इज़ जीएसटी रिसीव्ड बाय एक्स, क्योंकि वो सेलर है इस केस में, और यही अमाउंट इट इज जीएसटी पेड बाय वाई, क्योंकि वो परचेजर है, उसने परचेज किया है, वो ये अमाउंट पे कर रहा है। तो वाई के लिए ये क्या है, वाई के लिए इनपुट टैक्स है। एट द सेम टाइम ये एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए ये आउटपुट टैक्स है। आई होप इसमें किसी को भी कोई भी डाउट ना हो। तो अब जीएसटी, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एक्स, इसके लिए क्या है, एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए ये है आउटपुट टैक्स। मैं यहाँ पे लिखूंगी भी, ये आउटपुट टैक्स किसके लिए है, आउटपुट टैक्स ये एक्स के लिए। एट द सेम टाइम यही अमाउंट क्या है, ये इनपुट टैक्स है फॉर वाई, क्योंकि वाई ने क्या किया है, वाई ने परचेज किया है। तो बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़, यही चीज़ क्या है, आउटपुट टैक्स फॉर एक्स बिकॉज ही इज़ द सेलर, और वाई के लिए क्या है, ये इनपुट टैक्स है, क्योंकि उसने परचेज किया, उसने ये पे किया। अमाउंट क्या निकलेगी, 12% लगना है 1,60,000 पे, जितने की वो सप्लाई की वैल्यू थी। तो 1,60,000 थी, तो 12% ऑफ 1,60,000, जो कि क्या होता है, 12% ऑफ 1,60,000 होता है, ये होता है 19,200।
तो अभी के लिए हम लोग एक्स की लायबिलिटी की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि एक्स परचेज़र भी रह चुका और सेलर भी रह चुका। तो अब वो क्या करेगा, अपनी लायबिलिटी कैसे निकालेगा, तो नेट जीएसटी पेएबल बाय एक्स वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, यही इसका फॉर्मूला होता है, आउटपुट टैक्स माइनस क्या, इनपुट टैक्स। तो x ने रिसीव कितना किया है आउटपुट टैक्स, 19,200 उसने रिसीव किया था जब उसने किसको सेल करी, बाय को करी। तो 19,200 इसने आउटपुट टैक्स रिसीव किया है, माइनस ऑलरेडी इनपुट टैक्स वो कितना पे कर चुका है, 12,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है एज इनपुट टैक्स। तो वो 12,000 इसमें से एडजस्ट कर लेगा, नेट उसको कितना पे करना पड़ जाएगा, मतलब कि ये जो चीज़ हुई है इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। तो अब नेट उसने कितना पे किया, 7,200 रुपीज़ ही वो लायबल है पे करने को, कौन, एक्स। तो नेट जीएसटी पेएबल बाय एक्स वो कितना है, 7,200 रुपीज़। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो इतना उसको जमा करवाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई उसके पास नहीं है, लेकिन इनपुट टैक्स उसका सारा यूटिलाइज हो चुका और उसने क्या किया, उसको माइनस कर लिया आउटपुट टैक्स में से, और अब उसको इतना नेट पे करना पड़ेगा, नहीं तो कितना करना था, 19,200 उसने पे करना था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके कैलकुलेशन करी है, जो कि बहुत ही इजी तरीका है कि परचेज जब आपने किया था आपने टोटल इतना पे किया, जब सेल करी आपने टोटल इतना रिसीव किया, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर लिया, आपने देख लिया आपको नेट कितना जमा करवाना है गवर्नमेंट को। अब इस जीएसटी को हम लोग बोलते होते हैं इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, कि हम यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स हम पे नहीं कर रहे होते, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो अब ये तो हमने इस तरीके से निकाला 7,200 रुपीज़ जो कि इसकी लायबिलिटी थी। क्या इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम देखेंगे वैल्यू एडिशन हुई कितनी। तो यहाँ मैंने लिखा वैल्यू एडिशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। वैल्यू एडिशन कितनी हुई थी इस चीज़ में, 1 लाख वाले गुड्स उसने 1,60,000 के बेचे तो 60,000 वैल्यू एडिशन हुई थी। 1 लाख के खरीदे थे, 1,60,000 के बेच दिए, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1,60,000 माइनस 1 लाख, जो कि क्या होता है 60,000 हमारी वैल्यू एडिशन हुई थी। तो हमने बोला जो जीएसटी होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, कैस्केडिंग इफेक्ट उसने रिमूव किया है, इस वैल्यू एडिशन पे ही चार्ज किया जाता है असल में जीएसटी। तो अब हम क्या करेंगे, जीएसटी का रेट हमारे पास कितना है 12%, देखते हैं क्या वैल्यू एडिशन पे ही चार्ज हुआ था। तो इस 60,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 12% से, क्योंकि असल में जीएसटी क्या है, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, जितना वैल्यू एडिशन हुई उसी पे चार्ज कर रहा है उसने टैक्स। तो 60,000 का 12% आप लोग निकाल लो, ये भी क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा 7,200 रुपीज़ ही निकलेगा। तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग जीएसटी की लायबिलिटी निकालते होते हैं, और असल में सिर्फ जितनी वैल्यू एडिशन हुई होती है उसी के ऊपर हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम परचेज करते वक्त टैक्स पे करके आए होते हैं वो हम सेट ऑफ कर लेते होते हैं, एडजस्ट कर लेते होते हैं फ्रॉम द टैक्स जो हम रिसीव करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वैसे करके हम लोग अपनी जीएसटी की लायबिलिटी निकालते होते हैं। तो इसका मतलब ही क्या है, हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट अपना जीएसटी का। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी ताकि थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब वाई आगे सेल करेगा, वाई फर्दर sold goods to Z for rupees 2 लाख। तो हमें अच्छे से पता है कि क्या हमने करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अब लिखेंगे जीएसटी रिसीव्ड बाय वाई, क्योंकि वाई अब क्या करेगा, जीएसटी रिसीव करेगा, उसने सेल करी है गुड्स, किसको, जेड को सेल करी है। तो इसके लिए ये क्या होगा, इसके लिए ये होगा आउटपुट टैक्स
एट द सेम टाइम यही वाली अमाउंट इट इज़ GST पेड बाय Z, क्योंकि वो परचेजर था तो उसने तो पे किया, तो इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये है इनपुट टैक्स। तो अब तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमेशा परचेजर के लिए वो इनपुट टैक्स और सेलर के लिए वो आउटपुट टैक्स सेम ही अमाउंट होती है। तो हमने सिर्फ देखना होता है, हम जो है हम अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हमने देखना है हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हम परचेजर हैं, क्या हम सेलर है। अगर हम परचेजर हैं इनपुट टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर हम सेलर है आउटपुट टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब इसकी अमाउंट निकालेंगे हम लोग। तो अमाउंट निकली 12% ऑफ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जितने का किया 2 लाख का बेचा था, तो 12% ऑफ 2 लाख जो कि निकलता है ₹24,000। तो 24,000 रुपीज़ निकला है जो कि GST रिसीव बाय वाई है या फिर GST पेड बाय Z है। तो अब वाई का हमारे पास पूरा आ गया, कुछ उसके पास इनपुट टैक्स भी था, कुछ आउटपुट टैक्स भी है, तो वाई की लायबिलिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे उसकी लायबिलिटी, यहाँ हम लिखेंगे नेट GST पेबल बाय वाई, क्या होगा वो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका, 24,000 उसने कलेक्ट किया, लेकिन उसने कुछ पे भी किया हुआ है, उसके पास पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स। कितना पे किया था उसने, 19,200 रुपीज़ उसने ऑलरेडी पे कर रखा है। तो वो क्या करेगा, उसको आउटपुट टैक्स में एडजस्ट कर लेगा और नेट अमाउंट पे करेगा। तो 24,000 माइनस 19,200 रुपीज़ 4,800 उसकी नेट लायबिलिटी है। उसको 4,800 रुपीज़ जमा करवाने हैं गवर्नमेंट को। अब ये 4,800 तो हमने ऐसे निकाला और अब हमें पता है क्या है ये है वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू एडिशन हुई होती है उस पर ही ये टैक्स पड़ता है। तो इसको कैसे और निकाल सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा और वैल्यू एडिशन देखेंगे कितनी हुई। तो वैल्यू एडिशन हमारे पास हुई है 2 लाख यहाँ पर जितनी थी, माइनस इसने कितने के परचेज किए थे, इसने परचेज किए थे 1,60,000 के, इसने बेचे कितने के हैं 2 लाख के, और इसने खरीदे कितने के थे 1,60,000 के। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, वैल्यू एडिशन हुई है ₹40,000 की। तो अब इस 40,000 पे अगर हम 12% लगा दें तो 40,000 पे 12% ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा 4,800 रुपीज़। तो ये जो GST है इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही जो टैक्स है वो पे कर रहे होते हैं। तो आई होप सभी को ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो कि कैसे हमारा मैकेनिज्म चलता होता है GST का। अब बाय चांस क्या होता, ये इनपुट टैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती और ये आउटपुट टैक्स की वैल्यू कम होती, मतलब कि हम लायबल होते कम पैसे देने को, लेकिन हमने ऑलरेडी पे ज़्यादा किया हुआ है, तो वो जो इनपुट टैक्स का बैलेंस बच जाता उसी को हम बोलते होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि इनपुट टैक्स में अभी भी कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में सेट ऑफ कर लेंगे। जब हमने अपनी लायबिलिटी निकालनी होगी हम आउटपुट टैक्स में से वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेंगे, मतलब कि उसको एडजस्ट कर लेंगे और सिर्फ नेट अमाउंट हम लोग पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये चीज़ें सेट ऑफ करने का कि कैसे GST का मैकेनिज्म चलता होता है। तो अब सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें, उसके बाद हम थोड़ी सी और चीज़ें सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग में हमारी जर्नल एंट्रीज क्या रहती हैं जब हमें GST वाली चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि IGST, CGST, SGST जो हमने लिखा था उसका सेट ऑफ हो कैसे सकता है। क्या IGST को हम CGST से सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ मैंने लिखा GST का सेट ऑफ। तो अब 3 तरह के थे हमारे पास, IGST था इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स और CGST और SGST था इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल्स। टू पे IGST we can take input tax credit from IGST, उसके बाद CGST और उसके बाद SGST। मतलब कि जब हमें IGST पे करना है, जब हम अपनी नेट लायबिलिटी निकाल रहे होते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो IGST में पड़ा है, जितना इनपुट IGST हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है उसको डिडक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर अभी भी कुछ लायबिलिटी बची तो हम CGST भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट CGST, और उसके बाद हम लोग इनपुट SGST भी यूज़ कर सकते होते हैं फॉर पेइंग IGST। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, मतलब कि अब यहाँ पे क्या मतलब बना कि जो IGST है इसको नेट लायबिलिटी निकालने के लिए हम IGST भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम CGST यूज़ करेंगे, फिर भी कुछ बचा तो हम SGST भी यूज़ कर सकते होते हैं। और अब लिखेंगे टू पे CGST टेक ITC फ्रॉम CGST एंड IGST। अगर हमें CGST पे करना है तो उसकी हम लायबिलिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम यूज़ तो कर सकते हैं, पर सिर्फ जो CGST हमने ऑलरेडी पे किया है और जो IGST हमने ऑलरेडी पे किया है उसी को यूज़ कर सकते होते हैं। मतलब कि CGST पे करने के लिए आप SGST का इनपुट नहीं यूज़ कर सकते होते। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि CGST पे करने के लिए आप SGST वाला इनपुट यूज़ कर लो, ये नहीं हो सकता। पर IGST आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि IGST जो होता है वो अल्टीमेटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में बांट दिया जाता होता है। तो अब CGST को पे करने के लिए CGST और IGST यूज़ हो सकता है, SGST यूज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली टू पे SGST टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम SGST एंड IGST। अब अगर हमें SGST की लायबिलिटी निकालनी है, कितना हमने पे करना है, तो इनपुट SGST जो हमने पे किया, इनपुट IGST जो हमने पे किया, वो तो हम लोग माइनस कर सकते हैं उसमें से, लेकिन CGST माइनस नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात क्या है, IGST पे करने के लिए हम लोग ITC, IGST, CGST और SGST किसी का भी ले सकते हैं। CGST पे करने के लिए सिर्फ CGST और IGST, और SGST पे करने के लिए सिर्फ SGST और IGST। मतलब कि CGST और SGST आपस में बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। आप CGST नहीं पे कर सकते SGST से, या फिर आप SGST नहीं पे कर सकते हो इनपुट टैक्स वो CGST वाला लेकर। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए हम लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर लिखेंगे जो कि इस लेक्चर के लिए लास्ट है, जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम RCM भी बोलते होते हैं। तो रिवर्स चार्ज का मतलब किसके ऊपर लायबिलिटी है, वो पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाने की। अब रिवर्स चार्ज मतलब उल्टा मैकेनिज्म। अभी तक GST में क्या पढ़ के आए हैं, ये पढ़ा है हमने कि लायबिलिटी जो होती है जमा करवाने की पैसे, पे तो हमेशा ही परचेजर करेगा, हमेशा कोई भी केस हो परचेजर ने ही पे करना होता है GST का अमाउंट। लेकिन असल में क्या होता है, उसको गवर्नमेंट को कौन जमा करवाता है, सेलर जमा करवाता होता है। तो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेलर नहीं जमा करवाएगा, जो परचेजर है वो खुद से जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। इसीलिए इसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज द चार्ज ऑफ डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर नहीं है, वो है परचेजर के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक सिर्फ हमने थ्योरी के लिए कवर करना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होगा क्या, इंस्टेड ऑफ द सेलर डिपॉजिटिंग द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, कौन जमा करवाएगा, परचेजर खुद से जमा करवाएगा। पे तो हमेशा ही परचेजर करता है, लेकिन इस केस में जमा भी क्या करवाना पड़ेगा, परचेजर को ही जमा करवाना पड़ेगा। सेलर नहीं लायबल गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाने के। इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो लिखेंगे हम लोग वेयर द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कौन, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है, मतलब कि परचेजर। वेयर द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे GST इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, मतलब कि सेलर
सप्लायर कौन है? सप्लायर है सेलर। तो अभी तक क्या हो रहा था, हमेशा परचेजर जो था वो पे तो करता है, इस केस में भी परचेजर ही पे कर रहा है, लेकिन डिपॉजिट कौन करवा के आता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। द लायबिलिटी वाज ऑन द सेलर, बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी टू पे द मनी, वो किस पे होती है? वो होती है परचेजर पे ही होती है, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स चार्ज। लायबल का मतलब ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, किसकी जिम्मेदारी है पैसे पे करने की? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिख भी दूँ टू पे जीएसटी, यहाँ पे ऐड कर लो किसको? टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को किसने पे करना है? वो परचेजर ने खुद से जाके उसको डिपॉजिट करवाना है, गवर्नमेंट को सेलर नहीं करवाएगा। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे कि किस किस केसेस में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो लगता होता है। पहला है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय registered dealer from unregistered dealer। तो ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी हम लोग बस एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो अभी समझाती हूँ, पहले नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग इंश्योरेंस कमीशन। नेक्स्ट है फी टू लॉयर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ केसेस हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इंश्योरेंस कमीशन के केस में। और जो हम फी पे करते होते हैं लॉयर्स को, इस केस में क्या होता है, जो परचेजर होता है, जो रिसिपिएंट होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसने खुद से जमा करवाना होता है वो जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को। तो ये वाला पॉइंट मैं समझा देती हूँ। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर्स वो होते हैं जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्टर किया होता है, उनके पास अपना जीएसटी वाला नंबर होता है। तो अब ये जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, अगर ये अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब कि उसका जीएसटी वाला नंबर नहीं है अनरजिस्टर्ड डीलर का, तो वो जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं वो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकते होते किसी से भी। तो अगर वो चार्ज ही नहीं कर सकते, तो अगर वो परचेज भी कर रहे हैं किसी से और जब वो पे करते हैं तो उसका कोई इनपुट टैक्स उनको बेनिफिट नहीं मिलता होता है इन अनरजिस्टर्ड डीलर्स को। तो इन केस कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा है, तो ये जो रजिस्टर्ड डीलर होता है ये तो जीएसटी चार्ज कर रहा है, मतलब इसके पास इनपुट टैक्स होता है। तो अब ये जब अनरजिस्टर्ड डीलर से चार्ज करेगा तो अनरजिस्टर्ड डीलर तो बिना जीएसटी चार्ज करे ही वो बिल दे देता होता है। तो वो जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसको तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलता होता है, तो वो खुद से उस बिल के अमाउंट के ऊपर जीएसटी की जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट को पे कर देता होता है, ताकि उसको इनपुट टैक्स का बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो ऐसे करके इन केसेस में क्या होता है कि इन वाले जो केसेस होते हैं इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वेयर द परचेजर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, मतलब कि असल में टॉपिक स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। इस अकाउंट्स में हम लोगों को जीएसटी को कैसे घुसाना है, सारी टर्म्स अब हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, जितनी भी जीएसटी से रिलेटेड होती है और जितनी भी हमें यूज़ होने वाली है। हमें थोड़ा ज़्यादा ही पता है, जितना हमारा यूज़ भी नहीं होना, पर ये अच्छी बात होती है कि हमें एक टॉपिक का पूरा जो ओवरव्यू है वो सही से पता होना चाहिए, ताकि हमें उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एक एक चीज़ हमें विद लॉजिक समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।